हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वोकैबुलरी इन योर सिलेक्शन। यस, हम जो वोकैबुलरी यहाँ पे कवर करते हैं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आता है। जो भी करंट रेलेवेंस में वोकैबुलरी है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ऐसी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है जिसकी रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा या उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। वो करंट यूज़ और करंट रेलेवेंस से डिसाइड होता है। और करंट यूज़ में जो वोकैबुलरी है, एडिटोरियल या न्यूज़पेपर से बढ़िया और कोई सोर्स नहीं होता है जानने का। सो स्टूडेंट्स, वोकैब तो आपका इंप्रूव होगा ही, साथ आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्लेज अ वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन, राइट? सो बोथ दीज सेक्शंस कैन बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड थ्रू योर एडिटोरियल सेशंस। शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज स्टटरिंग। स्टटर करना मतलब क्या? लैकिंग स्मूथ प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या होता है? स्टटर करना मतलब स्मूथ प्रोग्रेस नहीं है, लड़खड़ाना। स्टैमर मतलब हकलाना, स्टटर मतलब लड़खड़ाना। जब आप लड़खड़ाते हुए, अनस्टेबल है, बैलेंस ठीक नहीं है। फॉल्टरिंग मतलब आप स्टेबल तरीके से नहीं चल पा रहे हो, अनस्टेबल हो, सो दैट्स स्टटरिंग, राइट? लैकिंग स्मूथ प्रोग्रेस। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम यही होगा, स्टेडी। स्टेडी नहीं है, अनस्टेबल है, तो इसका एंटोनिम होगा स्टेडी, स्टेबल, स्मूथ। द गवर्नमेंट इज फेसिंग अ स्टटरिंग लीडरशिप फेज, यानी कि सरकार एक ऐसे नेतृत्व का एक ऐसे नेतृत्व के दौर से गुजर रही है जहाँ पे नेतृत्व जो है वो स्टेबल नहीं है, लड़खड़ाता हुआ है, राइट? द गवर्नमेंट इज फेसिंग अ स्टटरिंग लीडरशिप फेज। द नेक्स्ट वर्ड, अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों? स्टार्टर करना, दिस इज अ वर्ब, ओके? लेकिन ये V1 प्लस ING फॉर्म में यूज हुआ है। और हम इसको देखो, लीडरशिप एक नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है ना? सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। वर्ब्स के दो ऐसे फॉर्म्स जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी कि विशेषता बताने के काम करते हैं, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस वर्ब को यूज किया गया है तो ये वर्ब, लेकिन ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है? सो अ स्टटरिंग लीडरशिप फेज। Now, the next word is fragmentation. Fragmentation ION ending word क्या होता है? Noun होता है। Fragmentation मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। Breaking into smaller groups, विखंडन, right? विखंडन, breaking into smaller groups. Now, division, split, ये सब इसके synonyms हैं। Antonym क्या होगा? Unity, integration. The political fragmentation is increasing in the UK. UK में political fragmentation यानी कि राजनीतिक फील्ड में, राजनीति में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज बन रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि विखंडन हो रहा है, ठीक है? सो एक पार्ट जो होता है वो कई हिस्सों में जब बट जाता है तो हम उसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ब्रेकिंग इनटू, दिस huge thing is breaking into small parts, so fragmentation is happening, ठीक है? और इसी का एंटोनिम क्या होगा? इकट्ठे करना is integration, it is unity, right? Unprecedented, unprecedented is never happened before, कोई चीज जो पहले कभी नहीं हुई। अभूतपूर्व जिसको कहते हैं, है ना? यहाँ पे ये प्रीवियस वर्ड आ गया है। अभूतपूर्व जिसको हम कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अनमैच्ड, राइट? अनमैच्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो आम बात है, जो हमेशा होते रहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ तो हम उसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? अनमैच्ड, अनप्रेसिडेंटेड। एंटोनिम क्या होगा? वेरी, राइट? सो एंटोनिम क्या होगा? कॉमन, ऑर्डिनरी। स्टामो इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, चैलेंज एक नाउन है, राइट? एंड दिस इज अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ द नाउन विच इज एन एडजेक्टिव, राइट? सो स्टामो इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, यानी कि वो एक ऐसे अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहे हैं, ऐसी चुनौती उनके सामने पहले कभी नहीं आई, राइट? सो अनप्रेसिडेंटेड, never happened before, never happened before is unprecedented. Coming to the next word is
विच, ओके, क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड मीन्स लैकिंग स्मूथ प्रोग्रेस और फॉल्टरिंग? लैकिंग स्मूथ प्रोग्रेस और फॉल्टरिंग, लड़खड़ाता हुआ, इनमें से किस शब्द का मतलब है लड़खड़ाता हुआ? और आप मुझे ये भी बताएंगे कि अगर कोई हकलाता है, क्लियरली बात नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या वर्ड है? ठीक है, चलिए कमेंट करके अपना आंसर मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। टेनेबिलिटी, ITY एंडिंग वर्ड है। ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, एबिलिटी टू कंटिन्यू सक्सेसफुली, टिकाऊ रहना, सस्टेनेबिलिटी है ना, वैलिडिटी, आप ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप सक्सेसफुल रह सकते हैं, आपके अंदर खूबी है कि आप ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल रह सकते हैं, सो दैट्स कॉल्ड टेनेबिलिटी, राइट। एंटोनिम क्या होगा? वीकनेस या फिर इंस्टेबिलिटी। एंटोनिम है वीकनेस या फिर इंस्टेबिलिटी। क्वेश्चंस अरोज अबाउट द टेनेबिलिटी ऑफ हिज रोल, यानी कि उनका जो शासन है, उनका जो नेतृत्व है, वो कितने लंबे समय तक टिकेगा, इस पर सवाल उठने लगे हैं। सो टेनेबिलिटी इज हाउ लॉन्ग कैन यू बी सक्सेसफुल। सीड ग्राउंड, ठीक है, ये एक फ्रेज है, द वर्ड इज सीड, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सीड है। ठीक है, सीड ग्राउंड मतलब अपना पोजीशन या अपना समर्थन खो देना, लूजिंग पोजीशन और सपोर्ट, जमीन खोना, बेसिकली जमीन खो जाना, हम कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक गई। सो सीड ग्राउंड, सीड ग्राउंड मीन्स सरेंडर करना या फिर रिट्रीट करना। और जब ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं? यूजुअली हम हार मान जाते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं या फिर हम पीछे हट जाते हैं, राइट। एंटोनिम क्या होगा? जब आप मजबूत रहेंगे तब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, एडवांस करते हैं, गेन करते हैं। लेबर इज सीडिंग ग्राउंड टू राइवल्स, राइवल्स यानी कि उनके जो ऑपोजिशन में है लोग, है ना, उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं, वो लोग एडवांस कर रहे हैं और ये पीछे हट रहे हैं, है ना, मतलब कमजोर पड़ रहे हैं। लेबर इज सीडिंग ग्राउंड टू राइवल्स, लेबर इज सीडिंग ग्राउंड टू राइवल्स। बैशंस का मतलब क्या होता है? बैशंस मतलब गढ़, जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या समर्थन होता है, उसको हम कहते हैं बैशंस। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, सेंटर्स। एंटोनिम क्या होगा? वीक पॉइंट्स या फिर आउटस्कर्ट्स, वीक पॉइंट्स या फिर आउटस्कर्ट्स। लेबर लॉस्ट सीट्स इन इट्स ट्रेडिशनल बैशंस, कह रहे हैं कि जो उनके पुराने गढ़ होते थे वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। दे हैव लॉस्ट सीट्स इवन इन देयर ट्रेडिशनल बैशंस, मतलब स्ट्रांग होल्ड ऐसा नहीं है, उनका गढ़ अभी अभी नहीं बना है, काफी लंबे समय से जो उनका गढ़ चला आ रहा है, वहां पे भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। नाउ विच फ्रेज मीन्स लूजिंग सपोर्ट और पोजिशन? इनमें से किस वर्ड का मतलब या किस फ्रेज का मतलब होता है अपना सपोर्ट या समर्थन या पोजिशन खो देना, राइट। बैशंस, सीडिंग ग्राउंड या टेनेबिलिटी। और इन सभी वर्ड्स में से नाउन कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी बात पे मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है, नाउन है, ION एंडिंग वर्ड है, बैशन, है ना। सो ION एंडिंग वर्ड इज नाउन। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इन्फरेंस, ENCE एंडिंग वर्ड। याद रखना बच्चों, ये सफिक्स है, नाउन का सफिक्स है, चाहे ANCE एंडिंग वर्ड है, चाहे ENCE एंडिंग वर्ड है, ये नाउन के सफिक्स होते हैं। इन्फरेंस का मतलब होता है आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपने क्या निष्कर्ष निकाला। आपके कॉन्फ्रेंस में इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एक होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो जिनका आंसर आपको पैसेज में ही दिख जाता है, एक होता है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि आपने क्या समझा, पैसेज में से आपने क्या समझा, दैट इज इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फरेंस का मतलब होता है क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, राइट। डिडक्शन या फिर कंक्लूजन, एंटोनिम क्या होगा? कंफ्यूजन। या तो आप निष्कर्ष निकालोगे, जब सब चीज समझ आ जाएगा तो निष्कर्ष निकालोगे, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज्ड होगे, आपको डाउट रहेगा, है ना। वन क्लियर इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द क्राइसिस, कह रहे हैं क्राइसिस से एक क्लियर इन्फरेंस यानी कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, नाउ हेस्टन का मतलब क्या होता है? हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, है ना, हेस्ट, सिर्फ हेस्ट, एंड दिस इज अ नाउन, ओके। लेकिन जब आपने एन लगा दिया फिर ये क्या बन जाता है बच्चों? फिर ये वर्ब बन जाता है। ठीक है, जब आपने एन लगा दिया तब ये वर्ब बन गया, और फिर उसके बाद में पहले ये नाउन था, पहले ये नाउन था, ठीक है, फिर उसके बाद में एक्चुअली एन नहीं लगाया है, EN लगा के वर्ब बनता है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, फिर इसमें हम क्या लगाते हैं? हम EN लगाते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक E था तो हमने सिर्फ N जोड़ा, फिर ये बन गया हेसन, पहले हेस्ट था फिर अब बन गया हेसन। ठीक है, फिर क्या बन गया?
फिर बन गया हेसन, ठीक है, ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब में ईडी लगा दिया है, राइट, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गया। हेसन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, तेज करना, एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? डिले करना या फिर स्लो करना। ब्रेग्जिट हेसेंड पॉलिटिकल चेंजेस, ब्रेग्जिट से जो पॉलिटिकल चेंजेस वहां पे चल ही रहे थे। अब देखो इन सेंटेंसेस से आपको कैसे समझना है, हम कहते हैं ना स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। व्हेन डू यू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस? व्हेन यू हैव अ डिसेंट कमांड ऑन योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर बोथ। अब यहाँ पे देखिए ब्रेग्जिट हेसेंड पॉलिटिकल चेंजेस, हेसेंड मतलब जो पॉलिटिकल चेंजेस वहां पे पहले ही हो रहे थे, ब्रेग्जिट की वजह से और तेजी से होने लगे। ऐसा नहीं है कि ब्रेग्जिट की वजह से वहां पे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस वहां पे पहले ही हो रहे थे और ब्रेग्जिट की वजह से ये और तेजी से होने लगे। सो ब्रेग्जिट हेसेंड पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। चलिए, स्प्लिंटर्ड का मतलब क्या होता है? स्प्लिंटर का मतलब होता है बटा हुआ, स्प्लिंटर्ड मतलब बटा हुआ, ठीक है। फ्रैगमेंटेड, डिवाइडेड। एंटोनिम अगेन होगा यूनाइटेड और कंबाइंड। द इलेक्टोरेट हैज स्प्लिंटर्ड पॉलिटिकली। इलेक्टोरेट मतलब जो वोट करने वाली जनता है वो पॉलिटिकली कई दिशाओं में विभाजित हो गई है ना। हैज स्प्लिंटर्ड पॉलिटिकली, राइट, डिवाइड हो गई है बेसिकली। विच वर्ड मीन्स मेक समथिंग हैपन फास्टर। इनमें से किस शब्द का मतलब है जल्दी घटित होना, है ना, जल्दी घटित होना। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। आपके पास 2 बैचेस हैं, एक है 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए और इसमें इन डेप्थ ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सब कुछ कवर हुआ है क्योंकि 200+ आवर्स का सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड द सेकंड इज स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच विच इज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। नाउ IB का टियर 2 का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। टियर 3 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टियर 3, प्लीज बी माइंडफुल। हमारे बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, बट स्टिल इफ़ यू फील लॉस्ट, इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट गेटिंग गाइडेंस एनीवेयर, आप प्लीज़ हमारी टीम से एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड वील सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन फॉर यू। 9821060203 इस नंबर पर आप एक बार कॉल कर लेंगे। 9821060203 इस नंबर पर आप एक बार कॉल कर लेंगे, ठीक है। नाउ स्टटरिंग स्टामर, हम स्टामर की बात कर रहे हैं, स्टटर कर रहे हैं। स्टामर यानी कि लड़खड़ा रहे हैं, यानी कि उनकी जो उनका जो शासन है वो लड़खड़ा रहा है वहाँ पे। ऑन द लेबर लीडरशिप क्राइसिस, तो लेबर लीडरशिप में अब क्राइसिस आ रखी है। द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट माइट मेक द UK अनगवर्नेबल। कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ की वोट करने वाली जनता जो है वो विभाजित हो गई है, उससे UK अनगवर्नेबल हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे शासन करना मुश्किल हो सकता है। UK प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। जो UK के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टामर, ये एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहे हैं। चैलेंज टू द टेनेबिलिटी ऑफ हिज रोल, और वो क्या है कि उनका शासन कितना टिकाऊ रहेगा। टू द टेनेबिलिटी ऑफ हिज रोल आफ्टर द लेबर पार्टी लॉस्ट अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। और ये कब सामने आया? जब सीरीज ऑफ, 1-2 नहीं, कई सारे, तभी हम कह रहे हैं लॉस्ट अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश भर में सीरीज ऑफ इलेक्शंस में वो हारे हैं। सीडिंग ग्राउंड टू बोथ द लेफ्ट एंड द राइट, लेफ्ट और राइट दोनों को अपना मतलब जो उनके वोट्स थे या जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड्स था वहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों जीते गए हैं। द माइल्ड मैनर्ड Mr. Starmer is the 5th head of the government since 2016 Brexit referendum। अब 2016 में Brexit referendum जो हुआ था उसके बाद Mr. Starmer जो है ये 5th head of the government है। To face such a serious loss of confidence, 5वें हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जो इस तरीके का सीरियस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं। सीरियस लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में अब लोगों को, जनता को भरोसा नहीं रहा, और इस तरह की प्रॉब्लम में ये 5वें ऐसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मैटर्स रीच अ हेड, रीच अ हेड का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया है, तो मैटर्स रीच्ड अ हेड यानी कि सीरियस हो गए हैं मैटर। कब सीरियस हुआ मैटर? आफ्टर लेबर लॉस्ट 1100 इंग्लिश काउंसिल सीट्स इंक्लूडिंग
इन इट्स बैशंस, यानी कि जो 1100 इंग्लिश काउंसिल सीट्स थी वो ये लॉस्ट कर दिए, और उसके बाद में इनके जो गढ़ थे वहाँ पे भी इनको हार का सामना करना पड़ा। द मिडलैंड्स एंड नॉर्दर्न इंग्लैंड, यहाँ पे भी काफ़ी सारा इनको हार का सामना करना पड़ा। फार राइट पार्टी रिफॉर्म यूके स्वेप्ट, जो फार राइट पार्टी है रिफॉर्म यूके स्वेप्ट एटलीस्ट 1400 सीट्स। सो 1400 सीट्स तो रिफॉर्म यूके जो फार राइट पार्टी है ये ले गई। मेनी इन एरियाज दैट हैड अंटिल नाउ बीन द मेन स्टे ऑफ लेबर और देयर प्रिंसिपल ऑपोजिशन, और ये वो इनमें से बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जो अभी तक मेन स्टे यानी कि मेन जो सपोर्ट होता था या तो लेबर का या तो अपोजिशन का रहता था, वहाँ पे ये फार राइट रिफॉर्म यू की पार्टी जीत के गई है। या तो उनका जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है द कंजर्वेटिव्स, राइट। अकॉर्डिंग टू सम प्रोजेक्शंस, यानी कि कुछ अनुमानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम प्रोजेक्शंस रिफॉर्म हैज़ गेन्ड, यहाँ पे रिफॉर्म यूके पार्टी की बात हो रही है, रिफॉर्म हैज़ गेन्ड द लार्जेस्ट वोट शेयर इन द रिसेंट इलेक्शन, और हाल ही के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा शेयर जो हुआ है किया है उन्होंने, वो रिफॉर्म ने गेन किया है एट 26%, फॉलोड बाय द ग्रीन्स ने 18% गेन किया है, एंड देन a near tie between the labor and the conservatives, और फिर उसके बाद में लेबर और कंजर्वेटिव्स में लगभग टाई है, दोनों का लगभग 17% गेन हुआ है at approximately 17%. This election result might well be the clearest indication of the end of more than a century of two party dominance. अब तक वहाँ पे टू पार्टी डोमिनेंस चल रहा था लेबर का और कंजर्वेटिव्स का, और ये उसका अंत दिख रहा हो सकता है। This election result might well be the clearest indication, ये clearest indication हो सकता है of the end of more than a century, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा का ये जो टू पार्टी डोमिनेशन था उसका एक स्पष्ट अंत दिखाई दे रहा है। That the latest setback to Labour came on Mr. Starmer's watch bodes ill for his कॉन्टिन्यूएशन इन द प्राइम मिनिस्टर्स सीट। अब कह रहे हैं कि मिस्टर स्टार्मर के कार्यकाल के दौरान ये हुआ है ना, ये जो सेटबैक है, ये जो हार का सामना करना पड़ा है, तो इससे इनका कंटिन्यूएशन एज प्राइम मिनिस्टर जो है ये खतरे में है, राइट। हिज कंटिन्यूएशन इन द प्राइम मिनिस्टर्स सीट स्पेशली since close to 100 of his party's 403 MPs have called for him। अब इनके 403 जो MPs है उसमें से 100 MPs ने बोला है कि आप जो है इस्तीफा दो। हैव कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड करना, कॉल्ड फॉर हिम टू स्टेप डाउन करना मतलब अपने पद से इस्तीफा देना। एंड नो फ्यूअर देन 5 मिनिस्टर्स हैव रिजाइंड, यानी कि 5 मिनिस्टर्स से ज़्यादा ही लोग, नो फ्यूअर देन 5 कह रहे हैं, मिनिमम 5 ने तो रिजाइन कर दिया है। अमंग दोज सेड टू बी एंगलिंग फॉर द थ्रोन आर एंडी बर्नहम, द मेयर ऑफ द ग्रेटर मैनचेस्टर, एंजेला रेनर, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एंड एड मिलिबेंड, एनर्जी सेक्रेटरी। ये सब लोग थ्रोन के लिए जो है वो एंगल कर रहे हैं, यानी कि एम कर रहे हैं। Whoever the winner, कह रहे हैं कि जो भी जीते, and whatever the further twists and turns मतलब जो भी भविष्य में मतलब सिचुएशन आए, twists and turns that unfold on Downing Street until the next general elections, कह रहे हैं कि अगला जनरल इलेक्शंस हो तब तक जो भी हो, जो भी जीते या जो कुछ भी हो, not likely until 2029, one inference that it would be safe to make, कह रहे हैं कि एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष तो स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। Revolving door at the Prime Minister's office is that the long shadow of Brexit continues to haunt the UK, कह रहे हैं कि ब्रेग्जिट का ये जो परछाई है वो अभी भी हॉन्ट कर रही है यूके को, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, that it would be safe to make from the revolving door at the prime minister's office। पीएमओ का रिवॉल्विंग डोर है, ये कहने का मतलब क्या है उनका कि वहाँ पे कई प्रधानमंत्री चेंज होते जा रहे हैं। रिवॉल्विंग डोर आपको पता है ना, यहाँ से कोई गया यहाँ से आया है ना,
सो ये एक रिवॉल्विंग डोर है, चलते जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर के रोल पर टिक नहीं रहा है, ठीक है। और ये एक परछाई है ब्रेग्जिट की जो कंटिन्यू कर रही है हॉन्ट करना यूके को। Some argue that Brexit truly hastened the dawn of multi-party democracy in the UK. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रेग्जिट ने हेसन कर दिया, यानी कि और फास्ट कर दिया dawn of multi-party democracy in the UK. Dawn and dusk. Dawn का मतलब होता है सुबह या भोर, शुरुआत होना, और डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क इज खत्म होना, कोई चीज एंड की ओर है। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी यूके में जो है वहां पे शुरू हो गई। वहां पे अदरवाइज 100 साल से भी ज्यादा हो गए, 2 पार्टियों का ही वहां पे शासन चल रहा था, लेबर एंड द कंजर्वेटिव्स, ठीक है। आफ्टर इट लेड इन द 2024 इलेक्शन to some of the core supporters of the Leave campaign, primarily from the Conservatives, moving to reform on the right, and those of the Remain campaign, primarily from Labour, migrating to the Green Party on the left. तो ग्रीन पार्टी है ऑन द लेफ्ट, एंड देन जो कंजर्वेटिव्स के हैं बहुत सारे जो लीव कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे वो कहाँ मूव कर गए? रिफॉर्म यूके वाली पार्टी की ओर मूव कर गए। सो आप देख पा रहे हैं इंक्लूडिंग द लिबरल डेमोक्रेट्स। अगर लिबरल डेमोक्रेट्स की भी हम बात कर रहे हैं तो उनको भी इंक्लूड करके देयरफॉर द वोटिंग पॉपुलेशन हैज़ नाउ स्प्लिंटर्ड। अब जितनी पार्टियां बनेंगी तो वोटिंग पॉपुलेशन भी तो उतना ही ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे। सो देयरफॉर द वोटिंग पॉपुलेशन को इलेक्टोरेट कहा जाता है। वोटिंग पॉपुलेशन, इलेक्टोरेट। देयरफॉर द वोटिंग पॉपुलेशन हैज़ नाउ स्प्लिंटर्ड। स्प्लिंटर हो जाना मतलब कई हिस्सों में बट जाना, फ्रैगमेंट हो जाना, स्प्लिंटर्ड अलोंग द लाइन्स ऑफ 5 पार्टीज। अब जो 2 पार्टीज का चल रहा था वहाँ पे 5 पार्टीज में इलेक्टोरेट यानी कि वोटिंग पॉपुलेशन डिवाइड हो गए हैं। वाइल द कोर डिफरेंशिएशन स्टिल रिलेट्स टू वोटर्स व्यूज ऑन बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और जो कोर डिफरेंशिएशन है वो अभी भी उन वोटर्स से रिलेट्स टू वोटर्स व्यूज, वोटर्स के जो व्यूज है, जो ओपिनियन है ऑन बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहें या नहीं, इस पर वोटर व्यूज जो है वो की जो कोर डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड कर रहा है। विद द ग्लोबल मोड ऑफ नेटिविस्ट पॉपुलिज्म स्वीपिंग अक्रॉस नेशंस। अब ग्लोबल मूड अगर हम देखेंगे तो कैसा है? नेटिविस्ट पॉपुलिज्म का, स्वीपिंग अक्रॉस नेशंस। हर देश में, हर राष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नेटिविस्ट पॉपुलिज्म की बात हो रही है। मतलब सब अपने देश को महान बनाने की बात कर रहे हैं, अपने देशवासियों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। सो ये ग्लोबल मूड है, ये सिर्फ यूएस में नहीं, ये ग्लोबल मूड है, मतलब हर देश में ये चल रहा है। ग्लोबल मूड क्या है? ऑफ नेटिविस्ट पॉपुलिज्म sweeping across nations. This splintering of the UK electorate has made it a low-hanging fruit for the likes of anti-immigrant ideologues such as Nigel Farage and of the Reform. Meanwhile, every new prime ministerial candidate walking through the doors at number 10 is faced with unenviable challenge of a weak and factionalized support based. अब कह रहे हैं कि जो भी वॉकिंग थ्रू द डोर्स एट नंबर 10 यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे जो भी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट आ रहा है तो उसको किस चीज़ का सामना कर रहा है? करना पड़ रहा है इज फेस्ड विद द अनएनविएबल चैलेंज ऑफ अ वीक एंड फैक्शनलाइज्ड सपोर्ट बेस्ड, यानी कि एक कमज़ोर और बटा हुआ सपोर्ट बेस का उनको सामना करना पड़ रहा है। येट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रोबस्ट आंसर, और फिर भी उनको रोबस्ट आंसर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग आंसर्स देने टू डॉन्टिंग क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, डराने वाले क्वेश्चंस, डॉन्टिंग क्वेश्चंस का उनको सामना करना पड़ रहा है ऑन द स्पाइरलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। स्पाइरलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब वहाँ पे रहने का खर्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े सवालों का सपोर्ट बेस उनका वीक होते जा रहा है और बड़े बड़े सवालों का उनको जवाब देना है। स्पाइरलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सोशियो इकोनॉमिक अपहीवल्स। अपहीवल्स का मतलब होता है उथल पुथल, है ना। सो सोशियो इकोनॉमिक जो उथल पुथल है उसका भी एट एवरी टर्न, हर मोड़ पर सोशियो सामाजिक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, तो सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल भी चल रहा है। तो इन चीज़ों का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। जो बढ़ती महंगाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसका भी उनको सामना करना है। तो सवाल बड़े बड़े हैं, चैलेंजेस उनके सामने बड़े हैं और जो उनका सपोर्ट बेस है वो बढ़ता जा रहा है और कमज़ोर होता जा रहा है। द यूके हैज़ बिकम, इट वुड अपीयर,
अनगवर्नेबल, कह रहे हैं कि यूके ऐसा लग रहा है कि बन गया है कि वहाँ पे शासन ही नहीं हो सकता है, कौन शासन करे, है ना। नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल, ह्यूमरस नहीं है, इंस्पिरेशनल भी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मतलब लैक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे कोई सरकार टिकी नहीं रही है, ये बात हो रही है ना। तो ये बात तो किसी राज्य में अगर कोई सरकार नहीं टिक रही है तो मजाकिया तरीके से तो किया नहीं जा सकता, इंस्पिरेशनल तरीके से भी नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इंस्पायर हो जाए और हम भी करें कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो कि कोई सरकार ना टिके, कोई प्रधानमंत्री ना टिके। तो ये कोई इंस्पिरेशन लेने वाली बात तो है नहीं, इमोशनल भी बात नहीं है, ठीक है। ये एक एनालिटिकल फैक्चुअल बात है और यस क्रिटिकल भी है ना। तो सेंसिटिव चीज़ है तो क्रिटिकल भी है और एनालिटिकल भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज कीर स्टार्मर फेसिंग प्रेशर विद इन द लेबर पार्टी। लेबर पार्टी में ही कीर स्टार्मर जो है ये प्रेशर क्यों फेस कर रहे हैं, क्या कारण है कि ये प्रेशर फेस कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, या लेबर लॉस्ट सेवरल इलेक्शंस एंड काउंसिल सीट्स, या उन्होंने अपनी मर्जी से वॉलंटरीली रिजाइन कर दिया, या ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इससे कोई भी प्रधानमंत्री मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो ये इस्तीफा देने का कारण या कमज़ोर होने का कारण नहीं बन सकता। इसलिए उनको प्रेशर फेस हो रहा है लेबर पार्टी में, क्योंकि एक तो लेबर कई सीट्स और कई इलेक्शंस और काउंसिल सीट्स जो है वो हार गई। Now, according to the editorial, what contributed to the rise of multi-party politics in the UK? Editorial के मुताबिक, again, editorial के मुताबिक, always remember students, whenever you have to answer questions, be it direct questions or inference-based questions, they should not be influenced by your opinions. यू हैव टू आंसर आपके ओपिनियंस, चाहे जो कुछ भी हो, और कुछ भी हो सकती है आपकी ओपिनियन, सबका अपना ओपिनियन अपनी जगह पर सही होता है। बट व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको जो पैसेज में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। सो अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मल्टी पार्टी, देखो ये चीज़ आप हर जगह देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। तो बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि जो दिया गया है पैसेज में उसके अकॉर्डिंग बताओ। ये क्या होता है कि वो ना चेक कर रहे होते हैं कि जो लिखा है वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। कई बार होता है ना कि कोई बोल कुछ और रहा है, पूछ कुछ और रहा है और आप अपने ही धुन में हैं, ठीक है। तो बस वही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका अंडरस्टैंडिंग चेक होता है कॉम्प्रिहेंशन के जरिए। नहीं तो क्या मतलब है, सामने ही कॉम्प्रिहेंशन है, सामने ही आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। ये क्यों होता है, वो देखना चाहते हैं कि आपके सामने अगर कोई चीज़ है तो आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, जो पूछा जा रहा है वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि अपनी धुन में हो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स इन द यूके? क्लाइमेट चेंज, ब्रेग्जिट, कोविड-19 या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए, What does the word fragmentation mean? Fragmentation इस शब्द का मतलब क्या है? Unity, division into smaller parts, economic growth या फिर political victory. So fragment होना मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बट जाना, division into smaller parts. Now the electorate are becoming divided. The electorate is becoming divided. ठीक है, सिंगुलर हमें यूज करना है और ये बाकी सभी प्लूरल है तो गलत है। द इलेक्टोरेट इज बिकमिंग डिवाइडेड, ठीक है बच्चों, राइट। नाउ डिस्कशन पॉइंट, इज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्रीज लाइक द यूके? यूके जैसे देशों में अगर कई पार्टियां आ जाए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ जाए, लोकतंत्र ही है लेकिन मल्टी पार्टी लोकतंत्र है, तो क्या इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता वहां पर मजबूत होती है या कमजोर होती है यूके जैसे देशों में? और ये चीज़ आप बिना कुछ की पॉइंट्स पढ़े अपना ओपिनियन बिल्कुल नहीं फॉर्म कर पाओगे। तो डेफिनेटली गो थ्रू दीज की पॉइंट्स। अगर आपको अभी लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट गिव इट अ थॉट। आप वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छा यू विल गेट ऑल दीज डेटा इन द PDF, है ना। और PDF आपको कहाँ मिलेगा? इंग्लिश विद सुमन शर्मा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक गो फॉरवर्ड विद योर रिविजन्स, है ना, तो आप रिविजन्स भी कर सकें। एंड आप की पॉइंट्स पढ़िए, की पॉइंट्स पढ़ के आप डेफिनेटली कुछ ओपिनियन बनाइए, अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करिए। आपके सामने अगर कोई चीज़ आती है तो आप उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, ये जब आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तभी होगा। एंड दैट ट्रेनिंग हैपन्स एवरी डे, ठीक है। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं, जज करते हैं, वो अपने ओपिनियंस के बेसिस पे जज करते हैं, ठीक है। हम like they might be informed, they might not be informed, ठीक है। but when it comes to news, when it comes to general awareness,
तो आपको फैक्ट्स या पॉइंट्स कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप पे वंस यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट आप लिखेंगे भी, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो, ठीक है बच्चों। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।